हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग मैन पावर हायरिंग ऑन फिक्स रेम्युनरेशन बेसिस पे कैसे ऐड टू कार्ट करते हैं वो आपने देखा होगा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने पीएफ के बारे में भी बात की है, ईएसआई के बारे में बात की है, ईपीएफ एडमिन चार्जेस के बारे में बात की है, बोनस के बारे में बात की है। उस वीडियो में हमने कार्ट में ऐड किया था 10 नंबर ऑफ स्टेनोस एंड 5 नंबर ऑफ सेक्रेटरीज। आज हम क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसीलिए हमने उस वीडियो को वहीं पे स्टॉप कर दिया था और हमने कहा था कि जो बिड पब्लिश होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैसे उस बिड को पब्लिश कर सकते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन ये वीडियो केवल उसी पर्टिकुलर बिड के लिए एप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं है। आप अगर किसी भी तरह की सर्विसेज हायर कर रहे हैं तो ये जो स्टेप्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो सारी स्टेप्स ऑलमोस्ट कॉमन है। मतलब ये वीडियो आपको दूसरे जो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज अगर आप हायर कर रहे हैं उसमें भी यूजफुल रहेगा। सेम स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने उसको कार्ट में ऐड किया था। तो हम देखते हैं क्या कार्ट में है क्या वो। तो व्यू ऑल कार्ट, जब हम कार्ट में ऑल कार्ट्स अपनी देखते हैं तो वो पर्टिकुलर आइटम हमारी कार्ट में अवेलेबल नहीं है। बाकी अदर आइटम्स दिख रहे हैं जिनको हमने कभी कार्ट में ऐड किया होगा, पर वो पर्टिकुलर जो सर्विसेज है वो नहीं है। इट मीन्स वो कहाँ गए? आपको याद है क्या हुआ उनका? अगर आपको याद हो तो हमने उस पर्टिकुलर वीडियो में प्रोसेस चालू कर दिया था, जस्ट स्टार्ट कर दिया था, तो वो बिड्स हमारी एक तरह से ड्राफ्ट बिड में चली गई हैं। तो हम जाएंगे लिस्ट ऑफ बिड्स में। तो लिस्ट ऑफ बिड्स में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है ड्राफ्ट बिड, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो ड्राफ्ट बिड में आप देखेंगे 3 बिड्स हैं और इसमें ये वाली जो पर्टिकुलर बिड है ना, मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज, ये वाली हमारी बिड है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? इस बिड को आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसमें 10 नंबर ऑफ स्टेनोग्राफर्स हैं, 5 नंबर ऑफ ग्रेजुएट सेक्रेटरीज हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करना है। स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट तो आपने इनिशियली कर ही लिया था, बस इसमें आपको उसको अप्रूव करना है। तो आप इसमें यहाँ पे कर दीजिए सेव, क्योंकि आप इसमें कोई कुछ चेंजेस तो आपको करने नहीं है। जो आपने स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट किए थे वही हैं। देखिए, अभी आप देखिए ये सारे ग्रे हैं। ग्रे है मतलब ये सारे स्टेप्स आपको करने हैं। जिसको कर रहे हैं, जिस स्टेप पे आप प्रेजेंटली हैं वो ब्लू है, और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, ये आपका चेंज होता जाएगा। अब हम इसी को सिमिलरली ये ग्रेजुएट वाले को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हमने सेव कर लिया। अब आप करेंगे कंटिन्यू। अब हम जाएँगे दूसरे स्टेप्स पे। जब दूसरे स्टेप पे जाएँगे तो दूसरा स्टेप किसका है? रिगार्डिंग कंसाइनी का। देखिए ये वाली स्टेप अब ग्रीन हो गई। इसको आप कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंटली आप इस पे हैं। इसमें आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, उनकी सैलरी वगैरह ये सब दिखाएगा। इसको आपको सेव कर लेना है। ओके कर दीजिए। आर यू वांट टू सेव दिस फॉर कंसाइनीज? यस, ओके। सिमिलरली आपको इसके लिए भी कर देना है। स्टेप्स ऑलमोस्ट ये सेम जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेप्स आप जरूरी नहीं है इस पर्टिकुलर बिल्ड में ही है। सारे जो भी ये स्टेप्स कॉमन है, मतलब आप बिडिंग करेंगे किसी भी के लिए भी, इवन सर्विसेज के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए, ये जो स्टेप्स हैं ये कॉमन है। एक बार आप हैबिचुएट हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। अब आपको बिड ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। देखिए, आपको जानकारी होना चाहिए जब भी आप कोई बिड कर रहे हैं तो क्या है। तो इसमें देखिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको इसके ऊपर आना है और इसको
आपको ये कर देना है, मतलब देख लेना कि इसमें क्या लिखना क्या है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी कोई डेट नेशनल हॉलिडे या संडे पड़ता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे कर देगा। आप बिट ड्यूरेशन कितने दिन की करना चाहते हैं? मिनिमम डेज नॉर्मल कंडीशंस में 10 डेज है। इसमें आपके पास ऑप्शंस आ रहा है, इसमें आपके पास ऑप्शंस 3 डेज से स्टार्ट हो रहा है। ये आप देखेंगे तो ये ऑप्शन 3 डेज से स्टार्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये कोरोना के जो आइटम्स हैं, जो इमरजेंसी वाले आइटम्स हैं, जिसमें आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 10 डेज का टाइम देंगे, उसके लिए है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में आपको मिनिमम 10 दिन का टाइम देना है। ये बिड एंड डेट वगैरह और टाइमिंग आ गया। आप अपने बिड की वैलिडिटी कितने दिन रखना चाहते हैं? आई वुड सजेस्ट कि आप मिनिमम 60 डेज तो दीजिए ही। आप उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन 60 डेज तो देना ही है। ये क्या होती है? ऑफर की वैलिडिटी क्या होती है? ऑफर की वैलिडिटी एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जब अपना ऑफर देते हैं, आपकी जब बिड पब्लिश होती है उसके अगेंस्ट में, तो वो अपना ऑफर 60 डेज तक ओपन रखते हैं। मतलब 60 डेज तक वो अपना ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही उसको चेंज कर सकते हैं। अगर वो विड्रॉ या चेंज करते हैं तो आप उनकी ईएमडी को फोरफिट कर सकते हैं। ठीक है? टाइप ऑफ बिड आप क्या करना चाहते हैं? सिंगल पैकेट करना चाहते हैं या टू पैकेट करना चाहते हैं? आपको इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि सिंगल पैकेट क्या होता है, टू पैकेट्स क्या होता है। देखिए, टू पैकेट्स में पहले आप उनका टेक्निकल इवैल्यूएशन करते हैं और जितने भी ऑफर्स आते हैं सबको आप सूटेबल या अनसूटेबल करते हैं कि ये ऑफर एक्सेप्टेड है, ये ऑफर रिजेक्टेड है। मान लीजिए आपकी इस बिड के अगेंस्ट में 10 ऑफर्स आए, 10 बिड्स रिसीव्ड हुई, तो यू हैव टू डिक्लेयर आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो आपने मान लीजिए 7 ऑफर्स और 7 बिड्स को एक्सेप्ट कर लिया और 3 बिड्स को रिजेक्ट कर दिया, तो जो रिमेनिंग 7 बिड्स है केवल उनकी ही फाइनेंशियल बिड खुलेगी। दैट इज नोन एज टू पैकेट सिस्टम। सिंगल पैकेट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। सिंगल पैकेट में क्या होता है? सिंगल पैकेट में आपको पता है कि ये L1 है, उसको आपने सुटेबल या अनसुटेबल करना होता है। अगर वो सुटेबल है तो अगर आपने स्प्लिटिंग नहीं की है और एमएसएमई वाला रूल नहीं लग रहा है, तो आपको L2 ऑफर का इवैल्यूएशन करने की का जरूरत नहीं है। दैट इज ए वेरी बिग एडवांटेज। व्हाई? बिकॉज सपोज अगर आपके बिड के अगेंस्ट में 100 ऑफर्स आ गए, तो क्या होगा? आपको अगर टू पैकेट सिस्टम लोगे तो आपको उन 100 ऑफर्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा, उनको टेक्निकली सुटेबल या अनसुटेबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा? उससे आपका जो डिसीजन टाइम है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो सकता है, डिले हो सकता है। तो पहले ये प्रोविजन नहीं था। पहले जेम के अंदर आप केवल टू बिड सिस्टम ही कर सकते थे, लेकिन अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम इसमें सिंगल पैकेट सिस्टम करने की कोशिश करते हैं। जब ये हमने सिंगल पैकेट किया तो इसने एक एडवाइजरी इशू कर दिया कि बिड टू आरए इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेलेक्टिंग सिंगल पैकेट बिड, बट इन केस ऑफ मल्टीपल L1 सिस्टम विल प्रॉम्प्ट फॉर द फोर्स आरए इन केस ऑफ प्रोडक्ट बिड्स। ओके? And for services, item-wise evaluation, QCBS, LCS-based evaluation will not be applicable on selecting single packet. वैसे भी हमको QCBS या LCS तो करना ही नहीं है और हमको item वाइज evaluation में नहीं करना है। item वाइज evaluation में क्या होता? item वाइज evaluation में ये होता कि मान लीजिए आपके 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने क्या लिया हुआ है? हमने हमको क्या चाहिए? हमको 10 स्टेनोग्राफर चाहिए और 5 सेक्रेटरीज चाहिए। मान लीजिए एक जो बिडर है वो हमको स्टेनोग्राफर कम रेट पे दे रहा है, मतलब उसका ऑफर लोअर है, और सेक्रेटरी दूसरा लोअर दे रहा है, तो सेक्रेटरी का ऑफर दूसरे सेक्रेटरी का ऑर्डर दूसरे को जाता, स्टेनोग्राफर का दूसरे को जाता। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि टोटल बेसिस पे, मींस जो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है ना वो टोटल वैल्यू पे होना चाहिए। तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम मल्टीपल एजेंसी से डील करें कॉन्ट्रैक्टर, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप अलग अलग ही करना है, तो आप फिर सिंगल पैकेट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको टू पैकेट सिस्टम ही अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, आप बिड के बाद क्या आरए पे लेना जाना चाहते हैं तो आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आ रहा है।
इट इज नॉट एट ऑल अवेलेबल। क्यों? क्योंकि आपने सिंगल पैकेट लिया है। अगर आपने 2 पैकेट लेते तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता, लेकिन हम सिंगल पैकेट ले रहे हैं इसलिए ये अवेलेबल नहीं है। आप सिलेक्शन का इवैल्यूएशन क्या है? टोटल वैल्यू बाय सिलेक्शन ही कर सकते हैं, हम इसमें और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, जब आप सिंगल पैकेट करते हैं तो टोटल वैल्यू पे इवैल्यूएशन होगा। मान लीजिए अगर मैं इसको 2 पैकेट करता तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं टोटल वैल्यू पे भी कर सकता था, आइटम वाइज भी कर सकता था। स्टेनोग्राफर के लिए अलग, सेक्रेटरी के लिए अलग, लेकिन मेरे हमारी रिक्वायरमेंट है सिंगल पैकेट, तो हमने इसको सिंगल पैकेट लिया, तो ये अपने आप ही ऑप्शंस टोटल वैल्यू वाइज ही इसने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आप जो सेलर है, अगर किसी सेलर को आप टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो क्या उसके पास टाइम है, वो क्या आपके इस डिसीजन के अगेंस्ट में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है? तो हाँ, आपको मिनिमम 2 दिन तो देना ही पड़ेगा। आप उसे ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 days आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द बिडर्स टू रिप्रेजेंट। मान लीजिए आपने किसी बिल्डर को बोला कि इस बिल्डर को हम टेक्निकली डिस्क्वालीफाई करते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन आपने दे दिया। अब पर्टिकुलर रीजन अगर आप देते हो तो क्या जो ये जो रीजन है जिसकी बेसिस पे आपने उसको डिस्क्वालीफाई किया है, वो किसके पास जाएगा? वो इंफॉर्मेशन जाएगी बिल्डर के पास, और बिल्डर के पास 48 आवर्स का टाइम है। 48 आवर्स में वो आपकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको उसके अगेंस्ट में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और आपको उसके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि आप उसको डिस्क्वालीफाई अभी भी डिस्क्वालीफाई मानते हैं और डिस्क्वालीफाई कंसिडर करते हैं, या बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन द क्लेरिफिकेशन गिवन बाय द बिडर, आप उसको वापस सूटेबल भी कर सकते हैं। क्या आप अपनी बिड एस्टिमेटेड वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं? यस, बिड एस्टिमेटेड वैल्यू सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेट कर लिया है। क्या इज दिस प्रोक्योरमेंट सब्जेक्ट टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर? यस, इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें इतना ये जनरली मेक इन इंडिया जो प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया है, ये आपका प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब गुड्स की सप्लाई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट आपने 2 साल के लिए किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका है कि आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देना चाहते हैं, मीन्स आप क्या चाहते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी कोई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर लास्ट 3 इयर्स का कितना होना चाहिए, इन लैक्स आपको बताना है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, जो एडवाइजरी या जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि आप कितना कर सकते हैं, 0 से 400% तक कर सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कर देंगे। आपका ऐसा मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं 1 लाख का, और आप बोलते हैं कि जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है ना, जो मेरे को सर्विस देगा, उसका एनुअल एवरेज टर्नओवर 10 करोड़ का होना चाहिए। ये नहीं चलेगा। कितना तक चलेगा? 0 to 400%, मतलब आपके एस्टिमेटेड वैल्यू का 4 टाइम्स। तो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है? अराउंड अराउंड 1 करोड़। आप देखिए, इट इज 1.04 lakhs। तो हम कितना कर सकते हैं? हम 4 करोड़ तक करते हैं, मान लीजिए। और क्योंकि ये लैक्स में है, मान लीजिए हम इसको 500 करोड़ करते हैं, है ना, 5 करोड़ करते हैं, हमने इसको कर दिया, तो ये हमारा गलत है। इट शुड बी विद इन 400%। तो हम इसको कर देते हैं 3 करोड़, कि उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 करोड़ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, उसका टर्नओवर तो ठीक है, क्या उसको पास्ट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सिमिलर सर्विसेज का? तो हम उसमें सिमिलर सर्विसेज, मतलब क्या वो मैन पावर हायरिंग करने की और कोई उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कितने इयर्स का होना चाहिए? मैक्सिमम आप 3 इयर्स तक का कर सकते हो। अब है पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर सर्विसेज। ये देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर सेम, क्या आपको चाहिए पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर सर्विसेज? यस, हमको चाहिए कि उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर सर्विसेज का।
क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए? सेलर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करे? यस, उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और क्या अपलोड करना है? उसको अपना एक्सपेंस क्राइटेरिया के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, टर्नओवर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो हमने सर्टिफिकेट्स मांगेंगे वो सर्टिफिकेट्स उसको देने हैं। अब देखिए, पहले क्या होता था, जेम के अंदर ये था कि कई बार क्या होता है, जो बिल्डर होते हैं ना, वो बहुत फालतू के, डिफरेंट टाइप्स के, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बार और अलग अलग जगह पे सेम एक ही डॉक्यूमेंट्स अलग अलग टैब में अपलोड कर देते थे। तो इसमें क्या होता था, जिसको टेक्निकल इवैल्यूएशन करना होता है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप सोचिए, अगर किसी सप्लायर ने, किसी बिल्डर ने 100 पेज आपकी पीडीएफ अपलोड कर दी, तो आप क्या करेंगे? आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने वो मांगे नहीं है डॉक्यूमेंट्स, पर उसने अपलोड कर दिए। अब आपको तो एक-एक डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा, आपका डिसीजन का टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए अभी जेम ने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है, एडिट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। इसमें आप जाकर आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उनकी कैपेसिटी भी डिसाइड कर सकते हैं कि 10 एमबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इतने पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? आप बोल सकते हैं कि 20 पेजेस ही होने चाहिए एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के। आप बोल सकते हैं नहीं, 5 पेज ही होने चाहिए। बिडर टर्नओवर के 5 पेज होने चाहिए। सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड के 10 होने चाहिए। आपने इस तरह से सेव कर दिया। अब क्या होगा? अब कोई भी बिल्डर इन नंबर ऑफ पेजेस से ज्यादा के पेजेस अपलोड नहीं कर सकता है। ठीक है? क्या आप एमएसएमई को प्रेफरेंस देना चाहते हैं? डू यू वांट टू गिव एग्जम्पशन टू वेरिफाइड एमएसएमई? कि एमएसएमई को एग्जम्पशन देना, किस चीज में एग्जम्पशन देना? दो तरह के एग्जम्पशन हो सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे। क्या आप एक्सपीरियंस में एग्जम्पशन देना चाहते हैं या टर्नओवर में देना चाहते हैं? अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिसमें आप देना चाहते हैं, तो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है? अगर आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप इसमें नो कर दीजिए। क्या आप वेरिफाइड स्टार्टअप्स को देना चाहते हैं? इसमें भी आप नो कर दीजिए। एक्सेल अपलोड रिक्वायर्ड, अगर आपको क्या एक्सेल शीट अपलोड करनी है कि फाइनेंशियल ब्रेकअप करने के लिए, अगर कोई आपको फाइनेंशियल ब्रेकअप देना है, तो आप यस कर दीजिए। अगर उसको सप्लायर को फाइनेंशियल ब्रेकअप नहीं देना है, तो आप इसको नो कर सकते हैं। इसको नो कर दीजिए कि हमको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग प्राइस ब्रेकअप इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है? अब है एडिशनल क्वालिफिकेशन और डेटा रिक्वायर्ड। अगर आपकी कोई एडिशनल क्वालि मीन्स कोई क्वालिफिकेशन आपको देनी है, कोई डेटा आपको चाहिए, सप्लायर से आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं। आप स्कोप ऑफ वर्क भी इसमें अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टेनोग्राफर्स लिए, हम 10 नंबर ऑफ स्टेनोग्राफर्स ले रहे हैं, 5 नंबर ऑफ सेक्रेटरीज ले रहे हैं, तो आप उनका वर्क प्रोफाइल बना सकते हैं कि स्टेनोग्राफर को क्या करना होगा, उसका क्या जॉब का नेचर होगा, उसकी टाइमिंग्स क्या होंगे, सेक्रेटरी का क्या टाइमिंग होगा, क्या उनको आउट स्टेशन जाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, क्या उनको टूर करना पड़ेगा, या मतलब उनका वो अटैचमेंट किससे होगा, किस ऑफिसेस में रहेंगे, तो उनको क्या-क्या वो मीन्स उनका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, ये आप एक डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ फाइल आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली आपको अगर ये बताना है कि देखिए हमको 10 नंबर ऑफ ये चाहिए, 5 नंबर सेक्रेटरी चाहिए, तो कम से कम जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमको दे रहा है, उसके पास 100 एम्प्लॉय होने चाहिए, या उसके पास इतनी मैन पावर होनी चाहिए, इतने मतलब ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो इसमें आप लिख सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमको हमारी रिक्वायरमेंट इस तरह की होती है कि हमको चाहिए कि जो हमारा पर्टिकुलर स्टेट है, कंसाइनी जिस ज्योग्राफिक लोकेशन पे है, वहां पे उसका ऑफिस जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपकी डे इन डे आउट उससे आपको इंटरेक्शन करना है। मान लीजिए आप गुजरात में हैं, सर्विस प्रोवाइडर आपका बंगाल में है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर उसका ऑफिस या उसका कोई यूनिट अगर आपके स्टेट में नहीं है, तो आपका जो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है और आपको कई बार दिक्कत आ सकता है। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं,
जो आप एक तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें ये आप मीन्स इट इज लाइक दैट कि आपकी ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि QCVS जो हमारा था क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन वो ऑटो सेलेक्ट हो रखा है नो में। क्यों? क्योंकि हमने सिंगल पैकेट सिस्टम लिया है। इसी तरह LCS भी हमारा नो हो रखा है। इस प्री बिड इंटरेक्शन रिक्वायर्ड। व्हाट इज प्री बिड इंटरेक्शन? कई बार क्या होता है कि आपका जो नेचर ऑफ वर्क है जिसके लिए आपको चाहिए वो बहुत स्पेसिफिक है। उसमें कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जो आप एक तरीके से आपके जो जो बिडर्स हैं, लाइकली बिडर्स हैं, उनको आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस आप उनको बताना चाहते हैं और उनके भी कंसर्न्स आप सुनना चाहते हैं। तो उस केस में क्या है, आप एक प्री बिड इंटरेक्शन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आप इसमें टाइम फिक्स कर सकते हैं, वेन्यू डिटेल दे सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि जो इसमें आएगा वही पार्टिसिपेट कर सकता है या जिसको पार्टिसिपेट करना है उसको इसमें आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। या जो इसमें आ गया उसको पार्टिसिपेट करना ही करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज जस्ट ऑप्शनल। लेकिन ये एक तरीके से टेंडरिंग से पहले आप जो प्रोबेबल बिडर्स हैं उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं कि अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है हमारी रिक्वायरमेंट की और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बीच में कोई गैप तो नहीं है। तो ये एक अच्छा प्रोविजन है। इसको आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने बोला था कि मिनिमम 10 डेज चाहिए तो वो यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम 10 डेज आपको देने पड़ेंगे। अगर आप उससे कम देते हैं तो आपको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये इमरजेंसी हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। पर ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसको जनरेट की कर दीजिए। आपकी की जनरेट हो गई सक्सेसफुली। ये क्यों की जाती है की जनरेट? ये एनक्रिप्शन के लिए यूज होती है फॉर सिक्योरिटी पर्पस कि जो भी आप मतलब अब आपका जो भी इस बिडर इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसकी बिड आपके इस की से एनक्रिप्ट हो जाएगी। इसको आप सेव कर दीजिए। लगता है इसमें कुछ इश्यूज हैं। आई थिंक जेब में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं। इसी वीडियो को हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। वो सेव हो गया हमारा। अब इसके बाद हम आते हैं ईएमडी और पीवीजी पे। ईएमडी क्या होती है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स। ये एक अमाउंट है जो अब हम जनरली तब लेते हैं जब हमको ये एंश्योर करना होता है कि जो बिडर है वो अर्नेस्ट हैं अपनी जो बिड दे रहे हैं उसके लिए। लेकिन अगर आप इनके नोटिफिकेशंस में देखेंगे कि ईएमडी इज अलाउड ओनली टू बिड वैल्यू ग्रेटर देन 5 लाख। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो ही आपको ईएमडी लेनी है। अगर क्योंकि हमारी बिल्ड वैल्यू तो 5 लाख से ज्यादा है तो हम ले सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की एक एडवाइजरी है। एक इट इज नॉट एडवाइजरी, इट इज मैंडेटरी कि आपको इसको फॉलो करना है कि इन आप जनरली यू शुड नॉट इंसिस्ट फॉर ईएमडी। तो हम ईएमडी नहीं ले रहे हैं। लेकिन ईपीवीजी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी अगेन ये 5 लाख से ऊपर के केस में ले सकते हैं। और यस हम इसको लेना है। ये कितनी लेना है ये आपको अपने जो आपके डिपार्टमेंट्स का जो भी मीन्स जो रूल्स हैं उसको आप फॉलो कीजिए। जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एडवाइस किया है कि आप 3% ले सकते हैं। ये देखिए इसके बेसिस पे हम 3% का ईएमडी ले रहे हैं कि ईएमडी जो आपको लेनी है जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट है उससे 2 मंथ्स एडिशनल आप ले सकते हैं। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 24 मंथ्स का है तो हम इसको 26 मंथ्स के लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ले रहे हैं। किसके नाम पर चाहिए, कौन बेनिफिशियरी होगा वो आपको आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से इसमें ऐड कर देना है। और फिर हम इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद आएगा कि क्या आप स्प्लिट करना चाहते हैं? डू यू वांट टू? तो स्प्लिटिंग जनरली सर्विसिंग में स्प्लिटिंग नहीं होती है तो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। पर आप क्या परचेज प्रेफरेंस देना चाहते हैं एमएससी को? तो हमने कर दिया यस। ये मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा।
और क्या आप उसमें कितने परसेंट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो 15% तक, L1 प्लस 15% तक अगर कोई MSc आता है तो वो हमको उसको और ये देना पड़ेगा, उसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइएगा, MSME को क्या प्रेफरेंस मिलती है और उसको हम कैसे डील करते हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने इसको सेव कर दिया। अब आपको टर्म्स एंड कंडीशंस, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपको इसमें देनी है। सो इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बहुत सारे टैब्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जेनेरिक। देखिए इसमें आपकी जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है ना? मैं इसमें कुछ पर्टिकुलर्स आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ, जैसे कि ऑप्शन क्लॉज है, ये आप ऐड कर सकते हो कि ऑप्शन क्लॉज क्या है कि आपको ये राइट देता है कि यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी अप टू 25% ऑफ बिल्ड क्वांटिटी। मान लीजिए आपने कितने स्टेनो लिए थे, 10 स्टेनोस, कल को आपकी रिक्वायरमेंट हो गई 12, तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसी में आप ऐड कर सकते हो। तो इसको इस वाले ऑप्शंस को हम ऐड कर देते हैं। ओके, इसी तरह से अगर और भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें इसमें ऐड कर सकते हैं। स्कोप ऑफ सप्लाई, टर्नओवर की रिक्वायरमेंट, सर्विस एंड सपोर्ट्स। सर्विस एंड सपोर्ट्स में आप बोल सकते हैं कि उसका ऑफिस होना चाहिए, जो हमने पहले बोला था, है ना? उसके पास उनका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए जिसमें हम कंप्लेंट कर सकें। कंप्लेंट करने के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इस तरह की आप कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। आप पेमेंट वाली कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर इज रिक्वायर्ड टू पे सैलरी वेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ डिप्लॉयड एट वायर लोकेशन फर्स्ट। पहले उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मतलब अपना जो पेमेंट है उसके लिए वो कर सकता है, क्लेम कर सकता है। तो ये हम एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, ये आपने ऐड कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे आपके जैसे ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज में आप इसमें थोड़ा-सा फिर एक सिस्टम में थोड़ा-सा इसमें इश्यूज हैं। ये हमने किया था तो दोबारा ये हो गया। तो अब मैं जस्ट आपको एक बार और बता देता हूँ कि इस तरह से आप जो कंडीशंस हैं, वो आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से आप इसको ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऑप्शन क्लॉज ऐड किया है, तो इस तरीके से ये वाली हमने जो कंडीशंस थी, ओईएम, परचेज प्रेफरेंस, सर्विस एंड सपोर्ट वाली हमने ये 2 सर्विसेज, ये 2 कंडीशंस ऐड की थी, उसको हम ऐड कर देते हैं। और इसमें पेमेंट वाला भी एक अच्छी कंडीशन है, ये रिक्वायर्ड है, वो भी ऐड कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेसिफिक एडेड सर्विसेज है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और कोई आपकी एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको भी ऐड कर सकते हैं। आप बायर एडेड बिल्ड स्पेसिफिक स्कोप ऑफ वर्क, वो भी आप इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट कंडीशंस आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए, आएगा ऑप्शन ओके। आपको अगर बिड को फ्लोट करना है तो आप एग्री कर दीजिए। ये आपका बिड डॉक्यूमेंट हो गया, इसको आप डाउनलोड करके चाहो तो आप इसको देख सकते हो। इसमें कोई भी अगर एरर है, कोई दिक्कत है, किसी में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं वापस जाके। और अगर आपको इसको पब्लिश करना है तो वेरीफाई ओटीपी एंड पब्लिश, आप इसको वेरी कर दीजिए। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप एंटर कर दीजिए, और उसके आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो ये आपकी बिल्ड पब्लिश हो जाएगी। आई होप
आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें लिख सकते हैं, कमेंट्स ऐड कर दीजिए। अगर हम इस उसको अगर कमेंट में हमको लगेगा कि आपकी कोई क्वेरीज़ है, तो हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।